हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक जो हमने पढ़ लिया है फर्स्ट चैप्टर प्लस टू बायोलॉजी एनसीईआरटी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सेकंड चैप्टर आपको हरपी सर ने करवाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम थर्ड चैप्टर जो है फर्स्ट यूनिट का आपके स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका जो नाम है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आज हम सीधा स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमंस के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या है और वो काम कैसे करता है। इसके बाद हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कि उसके कौन कौन से पार्ट्स है, कैसे वो फंक्शन करता है, और फिर हम चलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस की ओर। तो अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है पेयर ऑफ टेस्टिस, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के अंदर। तो मेल के पास पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं जो एक एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक सैक में कवर होते हैं। उस सैक का नाम होता है स्क्रोटम। तो इसकी बात करेंगे हम। उसके बाद एपिडिडिमस होता है, वास डेफरेंशिया जो ट्यूब होती हैं, जो आपको क्वालिटी ट्यूब दिख रही है यहाँ पे, यूरेथ्रा है, पेनिस है, लेंस पेनिस है और असेसरी ग्लैंड्स है। तो हमें एक एक करके देखना है कि कौन कौन सा पार्ट यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल जेनिटलिया की जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। अगर हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रही हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है ये है टेस्टिस। और टेस्टिस जो होते हैं मेल्स के अंदर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन हम इसको बोलते हैं। टेस्टिस आर कॉल्ड एज प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके दो मेन काम हैं। पहला स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मींस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और एक फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। तो टेस्टिस प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन इसीलिए है क्योंकि इसके मेन दो काम हैं। फर्स्ट इसका जो काम है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, और सेकंड जो इसका काम है वो है मेल सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन। कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन की हम बात करेंगे कि ये क्या रोल प्ले करता है। नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए, स्पर्म बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर लाने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि जो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, वो कहाँ पड़ी हैं। मेल्स के अंदर ये एब्डोमेन के अंदर नहीं होती, ये एब्डोमेन से बाहर होती हैं, एक सैक के अंदर होती हैं। और उस सैक, उस कवरिंग को हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है, जो आपको कवरिंग दिख रही है इस टेस्टिस के अराउंड, इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, और स्क्रोटल पाउच भी हम इसको नाम दे सकते हैं। इनका एक रीजन है कि क्यों ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं है, कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों है। क्योंकि टेस्टिस को नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए हमारी बॉडी के मुकाबले 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए। दैट मीन्स स्क्रोटम का जो काम है वो थर्मो रेगुलेशन का है, दैट मीन्स टेम्परेचर कंट्रोल। Testis requires 2 degree less temperature as compared to a normal body temperature for production of normal spermatozoa। तो नॉर्मल स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस को हमारी बॉडी के कंपैरेटिव 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए। इसी वजह से टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन से निकल के बाहर आ गई हैं स्क्रोटल सैक के अंदर। अदरवाइज अगर हम देखें डेवलपमेंट के टाइम पे तो टेस्टिस वहाँ होती हैं, यहाँ पे आपकी किडनीज हैं। तो किडनीज वाली जगह पे टेस्टिस बनती है, फिर वो धीरे धीरे एक कैनाल होती है जिसको हम बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल। यहाँ पे आपको एक कैनाल जाती हुई दिखती है जो आपके एब्डोमेन में जाती है। उस कैनाल के थ्रू ये टेस्टिस यहाँ से यहाँ शिफ्ट होती हैं बाद में। तो उस कैनाल का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं इंग्यूनल कैनाल। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक कैनाल टाइप स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इंग्यूनल
तो टेस्टिस इस स्क्रोटम के अंदर हैं, इस पाउच के अंदर हैं, और ये जो टेस्टिस हैं इनकी पोजीशन जो है फिक्स की जाती है। फिक्स करने के लिए यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आपको दिखेंगी। एक यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखी हुई है जिसका नाम है गबरनैकुलम। जो गबरनैकुलम होता है वो यहाँ पे उसने टेस्टिस को प्रॉपर पोजीशन के ऊपर इस गबरनैकुलम ने क्या किया हुआ है, तो टेस्टिस की जो पोजीशन है वो स्क्रोटम के अंदर फिक्स की जाती है एक स्ट्रक्चर के द्वारा। उस स्ट्रक्चर का नाम है गबरनैकुलम प्लस स्पर्मेटिक कॉर्ड। दो चीजें हैं यहाँ पे, स्पर्मेटिक कॉर्ड प्लस गबरनैकुलम जो है वो टेस्टिस की जो पोजीशन है स्क्रोटम साइड के अंदर क्या करती हैं, फिक्स करती हैं। तो टेस्टिस के ऊपर यहाँ पे आपको एक डार्क स्ट्रक्चर दिख रही है, ब्लैक स्ट्रक्चर, जो डार्क स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, इस स्ट्रक्चर का नाम है एपिनिडिडीमस। तो इसका काम हम आगे देखेंगे कि एपिनिडिडीमस क्या करती है, जब मैं आपको अगली स्लाइड में हम देखेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, तो उसमें हम देखेंगे कि एपिनिडिडीमस क्या है और इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, और उस डक्ट लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है वास डेफरेंशिया, और वास डेफरेंस भी हम इसको बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से जा रही है, इस स्ट्रक्चर का नाम है, एक डक्ट है जो स्पर्म को कैरी करके लेके जाएगी टेस्टिस से, और इस डक्ट का नाम है वास डेफरेंशिया। ये डक्ट आगे चल के इसी डक्ट को हम, जब ये डक्ट यहाँ पहुँचती है तो थोड़ी सी वाइड हो जाती है, इसको हम एम्पुला भी बोलते हैं, एम्पुला रीजन। बट यहाँ पे जो वाइड स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे आगे चल के जो वाइड होगी है, इस पोजीशन पे इसी डक्ट का नाम बन जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। मतलब इसने स्पर्म की क्या करनी है, इजैकुलेशन करनी है। तो यहाँ से वास डेफरेंस जो है वो आगे चल के उसी को हम बोल रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो यहाँ पे यूरेथ्रा में ओपन हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ये जो आपको ओपनिंग लाइन अंदर दिख रही है, कैविटी अंदर दिख रही है, इस कैविटी का नाम क्या है, यूरेथ्रा। अब ये है ऊपर यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे किडनीज हैं, किडनी से यूरेटर आता है, और वो यूरेटर जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पे यूरिन फिल होता रहता है, तो यूरिन भी यहीं से पास होएगा, और जो स्पर्म है, स्पर्म भी इसी यूरेथ्रा के थ्रू पास होएगा। मतलब यूरेथ्रा के दोनों काम यूरेथ्रा ही करता है। मेल्स के अंदर अलग से ओपनिंग नहीं होती यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए। यूरिन और स्पर्म जो है वो सिंगल ओपनिंग के थ्रू, सिंगल कैविटी के थ्रू, जिसका नाम क्या है यूरेथ्रा, वहाँ से इजैकुलेट किए जाते हैं या वहाँ से डिस्चार्ज किए जाते हैं। तो ये जो आपका टेस्टिस से निकला था वास डेफरेंस को आगे चल के हमने बोला इजैकुलेटरी डक्ट, और ये इजैकुलेटरी डक्ट आप देखो जाके यूरेथ्रा के अंदर मर्ज हो रही है। तो यहाँ पे आपको यूरेथ्रा दिख रहा है। यूरेथ्रा की जो ऊपर से कवरिंग जिसकी की हुई है इसने, वो है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको आप पेनिस बोलते हो। तो ये पेनिस ने इसको कवर किया हुआ है, और पेनिस का फंक्शन जो है वो कॉपुलेशन का है, क्योंकि कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मतलब इंसेमिनेशन का काम है इसका, मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें आपको, तो यहाँ पे तीन आपको ग्लैंड्स दिख रही हैं। ये फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लैंड है, ये दूसरी ग्लैंड है, ये थर्ड ग्लैंड है। तो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे असेसरी ग्लैंड्स। इन डक्ट्स के अलावा, इन स्ट्रक्चर्स के अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है असेसरी ग्लैंड्स। वो असेसरी ग्लैंड, तीन आपको असेसरी ग्लैंड्स यहाँ पे दिख रही हैं। फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल, सेकंड है प्रोस्टेट, थर्ड है कॉपर्स ग्लैंड। ये जो ग्लैंड आपको जो इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो रही है, जो ऊपर वाली जो आपको यहाँ पे ग्लैंड दिख रही है जो इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो रही है, उस ग्लैंड का नाम है सेमिनल वेसिकल। इसके फंक्शन हम आगे चल के देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये जो सेकंड ग्लैंड जो आपको यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल साथ नीचे लगी हुई दिख रही है, ट्रायंगल सी, इसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो थर्ड ग्लैंड बिल्कुल ही पेनिस के साथ है, बेस के ऊपर है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। तो तीनों ग्लैंड्स के फंक्शन हम एक एक करके देखेंगे कि तीनों ग्लैंड्स का काम जो है वो क्या है। सो दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। जो स्क्रोटम के अंदर आपको टेस्टिस दिख रही थी, उसको अगर हम बाहर निकालें, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर हम देखें इस तरीके से, तो आपको ये सब कुछ एक टेस्टिस के अंदर दिखता है।
टेस्टिस जो है उसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, लब्यूल्स होती हैं। मतलब इसके अंदर एक सेप्टा होता है, उस सेप्टम की हेल्प के साथ इसके अंदर बहुत सारे पोर्शंस, आप जैसे बोल सकते हो कि एक चीज़ को हमने पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, तो ऐसे इसके पास 100 से 200 लब्यूल हो सकते हैं। एक टेस्टिस के अंदर 100 से लेके 200 तक क्या हो सकते हैं, लब्यूल्स हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लब्यूल्स। और लब्यूल्स के अंदर होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जैसे एक लब्यूल है, ये दूसरा लब्यूल, तीसरा, चौथा, ऐसे आपको बहुत सारे लब्यूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और एक लब्यूल के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या लेबल किया हुआ है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। एक लब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो हो सकती है। तो एक लब्यूल के अंदर कितनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, 2 से लेके 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो हो सकती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर चलती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म कहाँ बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म प्रोडक्शन। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, स्पर्म कैसे बनता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ऐसा क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन शुरू होती है। तो एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारी लब्यूल्स हैं, एक लब्यूल के अंदर 2 से 3 जो है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। उन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन। यहाँ पे जो आपको छोटी छोटी डक्ट्स दिख रही हैं, इन छोटी छोटी डक्ट्स को हमने नाम दिया है रीटी टेस्टिस। मतलब जो स्पर्म यहाँ बनेगा, सबसे पहले उस स्पर्म को कौन रिसीव करेगा, ये रीटी टेस्टिस। तो रीटी टेस्टिस जो है वो छोटी छोटी ट्यूब्स बनाती है मिलके। इन छोटी छोटी ट्यूब्स जो है, ये जो आपको एपिनिडीमस के अंदर दिख रही है, ये छोटी छोटी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और नेटवर्क ऑफ डक्ट इसको आप बोल सकते हो, इनको हम बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जाएगा रीटी टेस्टिस के पास, जो बहुत स्मॉल डक्ट्स हैं, बहुत स्मॉल ट्यूब्यूल्स हैं, वहाँ से वो जाएगा और छोटी ट्यूब्स के पास जो मिलके एक बड़ी ट्यूब बनेंगे। सारे वासा डिफरेंशिया मिलके एक बड़ी ट्यूब बनते हैं जिसका नाम है वासा डिफरेंशिया। पिछली डायग्राम में आप देखोगे तो उसमें आपको ये शो नहीं किया गया था, एपिनिडीमस को उतना एक्सप्लेन हमने नहीं किया था, उसमें सिर्फ आपको टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया निकलता दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअल में सीधा वासा डिफरेंशिया नहीं निकलता है टेस्टिस से। टेस्टिस से पहले स्मॉल ट्यूब्स होती हैं रीटी टेस्टिस, रीटी टेस्टिस मिलकर बनती हैं वासा डिफरेंशिया, बहुत सारे वासा डिफरेंशिया मिलकर एक बड़ी ट्यूब बनती हैं, उस बड़ी ट्यूब का नाम है वासा डिफरेंशिया। तो आपको यहाँ पे जो एपिनिडीमस दिख रहा है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये अपर पोर्शन जो है एपिनिडीमस का, दैट इज कॉल्ड कैपट एपिनिडीमस। जो लेटरल वाला पोर्शन है, साइड वाला पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एपिनिडीमस। और यहाँ से वास डिफरेंस निकलता है, ये जो पोर्शन है एपिनिडीमस का, नीचे वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं कॉडा एपिनिडीमस। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं एपिनिडीमस की, तो इसका काम होता है स्पर्म स्टोरेज का। एपिनिडीमस 18 से लेके 24 आवर्स तक जो है वो स्पर्म स्टोर करती है। और क्यों स्टोर करती है, ताकि स्पर्म की यहां पे हो सके मैच्योरेशन। तो स्पर्म मैच्योरेशन कहां होती है अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर है एपिनिडीमस। मैच्योरेशन की बात हम आगे करेंगे कि क्या होता है, क्यों स्पर्म को मैच्योर होना जरूरी है। स्पर्म अगर प्रोड्यूस हो जाए और एपिनिडीमस के अंदर मैच्योरेशन में ना जाए, कैपेसिटेशन में ना जाए, तो वो स्पर्म जो है वो स्टेराइल रह जाएगा, वो स्पर्म किसी भी एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एपिनिडीमस। तो स्पर्म की मैच्योरेशन एपिनिडीमस के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एपिनिडीमस के अंदर मैच्योर होएगा तभी वो स्पर्म फर्टाइल निकलेगा, अदरवाइज वो फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो हम आगे देखेंगे चल के कि एपिनिडीमस में ऐसा क्या होता है कि स्पर्म जो है वो मैच्योर होता है। बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एपिनिडीमस के अंदर स्पर्म स्टोर हो सकता है 18 से 24 आवर्स के लिए, और उसी टाइम पे उसकी चलती है मैच्योरेशन, जिसको हम कैपेसिटेशन बोल सकते हैं। तो वहाँ से फिर वो स्पर्म जो है वो बाहर रिलीज होएगा और रिलीज होके वो जाएगा वासा डिफरेंस के पास।
पिछली डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे तो वास डेफरेंस जाती है जैकुलेटरी डक्ट में, जैकुलेटरी डक्ट होता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से वो जो स्पर्म है वो बाहर ग्लैंड्स पेनिस की जो ओपनिंग है, यूरिनोजेनिटल ओपनिंग जिसको आपने नाम लिखा हुआ है पिछली डायग्राम, आप अगर ध्यान से देखोगे जाके तो वहाँ से जो स्पर्म है वो बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये आपको डिटेल डायग्राम मैंने आपको टेस्टिस की बताई है, और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो ग्लैंड्स हैं, आपको हर एक पार्ट का मैं फंक्शन बता रहा हूँ कि टेस्टिस का क्या काम है, स्क्रोटम का क्या काम है, वास डेफरेंस का क्या काम है, और उसके बाद यूरेथ्रा का क्या काम है। अब जो 3 हमारी सेक्सरी ग्लैंड्स बची हुई हैं उनका फंक्शन देखने की मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर उन 3 ग्लैंड्स का जो काम है वो क्या है। तो अभी तक हमने बात की कि किस तरीके से टेस्टिस में स्पर्म बना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, वहाँ से रिक्टी टेस्टिस, वास एफरेंस से वास डेफरेंस, ये वास डेफरेंस से जैकुलेटरी डक्ट से ये खुलता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा की ये ओपनिंग है, यहाँ से जो स्पर्म है वो बाहर जाता है। बट सिर्फ स्पर्म बाहर नहीं जाता है, स्पर्म बाहर जाता है इन द फॉर्म ऑफ सीमन। तो यहाँ पे क्या है, जो स्पर्म बना है टेस्टिस में प्लस सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये मिलके क्या बनेगा, सीमन। तो सीमन की इजैकुलेशन होती है यहाँ से, सिर्फ स्पर्म की इजैकुलेशन नहीं होती है। सीमन बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ग्लैंड्स ने प्ले करना है, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ग्लैंड जो है वो है सेमिनल वेसिकल। ये सेमिनल वेसिकल क्या प्रोड्यूस करती है, इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल फ्लूइड। सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करती है सेमिनल वेसिकल फ्लूइड। यहाँ पे आपको वो ग्लैंड दिख रही है, यहाँ पे वास डेफरेंस जो है जैकुलेटरी डक्ट बन रहा है, वहाँ पे उस सेमिनल वेसिकल की एक डक्ट आ रही है और उसमें अपनी सेक्रीशन को पोर करेगी, छोड़ेगी। मतलब ये जो भी सेक्रीशन बनाएगी वो यहाँ पे स्पर्म के ऊपर छोड़ देगी। यहाँ से सिर्फ क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, इस वास डेफरेंस के थ्रू सिर्फ क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है। और जैसे ही ये स्पर्म यहाँ पहुँचेगा इसको ये सेक्रीशन मिलेगी। 60% सेमिनल वेसिकल अपनी सेक्रीशन रिलीज करती है, मतलब सीमन के पास 60% जो सेक्रीशन है वो सेमिनल वेसिकल नाम की ग्लैंड है उसकी होती है। इसके फ्लूइड में होता क्या है, इसके फ्लूइड में फ्रक्टोज है, सिट्रिक एसिड है, इसके अलावा इसके फ्लूइड में होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड है उसकी सेक्रीशन में फ्रक्टोज है, सिट्रिक एसिड है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। फ्रक्टोज आपको पता है न्यूट्रिशन का काम करेगी, क्योंकि स्पर्म बहुत छोटा सेल है, इसके पास अपना उतना न्यूट्रिशन नहीं हो सकता और इसको सर्वाइव करना है, क्योंकि अभी इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना है, वजाइना के थ्रू इसको रीच करना है फ्लोपियन ट्यूब तक। तो तब तक इसको, जब तक ये एग के साथ फ्यूज नहीं हो जाता तब तक इसको नरिशमेंट मिलना चाहिए। तो नरिशमेंट इसको सीमन प्रोवाइड करेगा, और सीमन में 60% सेक्रीशन जो है वो किसकी है, सेमिनल वेसिकल की। उसमें है क्या, फ्रक्टोज है, सिट्रिक एसिड है, प्लस प्रोस्टाग्लैंडिन्स है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम होता है, जो जैसे ही ये सीमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वजाइना में जाएगा तो वजाइना की जो वॉल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम है, ताकि ये स्पर्म जो है अप हिल मूवमेंट कर सके, क्योंकि वहाँ से उसको यूरेथ्रा के यूट्रस के थ्रू होते हुए कहाँ पहुँचना है, फैलोपियन ट्यूब तक। तो कंट्रैक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, वजाइनल मसल्स की कंट्रैक्शन करवाने का काम कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो सेकंड ग्लैंड जो आपको यहाँ पे दिख रही है, जैसे ही ये सीमन यहाँ से निकलेगा यूरेथ्रा में तो प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी सेक्रीशन यहाँ पे रिलीज करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एल्केलाइन सेक्रीशन प्रोड्यूस करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, सेक्रीशन ऑफ एल्केलाइन फ्लूइड। एल्केलाइन फ्लूइड क्यों प्रोड्यूस करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है यूरिनरी ब्लैडर, इसमें यूरिन फिल हो रहा है, तो किडनी से आ रहा है यूरेटर, यूरेटर ने यहाँ पे यूरिन को फिल कर दिया है, तो ये यूरिन जो है वो इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। तो यहीं से यूरिन पास आउट होता है और यहीं से सीमन में जाना है, मतलब स्पर्म में जाना है। जैसे यूरिन यहाँ से पास आउट होता है तो ये पूरा का पूरा यूरेथ्रा जो है, ये जो पूरा एनवायरनमेंट है वो एसिडिक हो जाता है। ये पूरा का पूरा यूरेथ्रा क्या हो जाता है, एसिडिक, और एसिडिक एनवायरनमेंट जो है वो स्पर्म को किल कर सकता है।
तो इसी वजह से ये ग्लैंड जो है जैसे ही यूरिन पास आउट हुआ, क्योंकि यूरेथ्रा एसिडिक हो गया, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए, एसिडिक एनवायरनमेंट को कम करने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती है, एल्कलाइन सिक्रीशन, ताकि यूरेथ्रा फिर से एल्कलाइन हो जाए। क्योंकि ये जो स्पर्म की जो एक्टिविटी है, पीएच जो है वो 7.5 है, तो थोड़ी सी एल्कलाइन, स्लाइट एल्कलाइन कंडीशन के ऊपर ये वर्क कर सकता है, मतलब फर्टाइल रह सकता है। तो स्पर्म को फर्टिलिटी को बचाने के लिए एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए, तो जो कौन प्रोड्यूस करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको आप कॉपर्स ग्लैंड भी बोल रहे हो। तो कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो बिल्कुल बेस के ऊपर पेनिस के प्रेजेंट होती है, और इसका काम होता है लुब्रिकेशन एट द टाइम ऑफ क्वाइटस। क्वाइटस के टाइम पे, इंटरकोर्स के टाइम पे ये जो है ये लुब्रिकेट का काम करती है, मतलब पेनिस को मॉइस्ट रखने का काम करती है, मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से जो है किसी भी फिजिकल इंजरी से पेनिस को जो है वो बचाया जा सके। तो मोस्टली जो है सीमन के अंदर इसकी सिक्रीशन नहीं होती। 60% सीमन जो है वो सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन से बना है, 30% जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन होता है। तो मतलब सीमन के पास 3 पार्ट हैं, 60%, 30% एंड 10%। 60% इसके पास है सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन, सेमिनल फ्लूइड, 30% है इसके पास प्रोस्टेट फ्लूइड, सिर्फ 10% इसके पास क्या है, स्पर्म। तो सीमन के अंदर सिर्फ 10% स्पर्म होता है। मेजॉरिटी ऑफ जो सीमन है वो बनता है सिक्रीशन से, जो सिक्रीशन में सबसे ज़्यादा है सेमिनल वेसिकल की, क्योंकि उसका काम है उस स्पर्म को जिंदा रखना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहना। तो फ्रक्टोज है, सिट्रेट है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, उसकी हेल्प के साथ वो क्या करता है, उस सीमन स्पर्म को जो है वो जिंदा रखने में, मतलब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है, जब तक वो स्पर्म एग के पास रीच नहीं कर जाता। तो अगर मैं आपको ब्रीफ व्यू दोबारा से दे दूं, तो यहाँ से निकला है स्पर्म, स्पर्म वास डेफरेंस के पास, वो एजाकुलेटरी डक्ट से थ्रू जैसे ही निकलता है तो सेमिनल वेसिकल अपनी सिक्रीशन छोड़ती है उसके ऊपर, मतलब स्पर्म जो है वो सीमन बन चुका है। तो जैसे ही वो सीमन यहाँ से निकलता है तो प्रोस्टेट ग्लैंड अपनी सिक्रीशन छोड़ती है, क्योंकि उसको पता है कि आगे इन्वायरमेंट एसिडिक है, और एसिडिक इन्वायरमेंट में ये स्पर्म जो है इसकी फर्टिलिटी जो है वो कम हो सकती है, ये इनएक्टिव हो सकता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ने अपनी सिक्रीशन छोड़ी, और जैसे ही वो है प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन के साथ जो है सीमन की कॉम्पोजिशन कंप्लीट होती है, और वो यूरेथ्रा के थ्रू होता हुआ यहाँ से यूरेथ्रल ओपनिंग के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या कर दिया जाता है, इंसेमिनेट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे इसके ऊपर कि स्पर्म प्रोडक्शन कैसे होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, के टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन कैसे हुई, और स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है।